Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay PGT. In this video we are going to discuss about the further part of the chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. In the previous video we have discussed about what is socialism in Europe. मैंने previous video के अंदर ये जो chapter है इसको दो parts में divide किया था. चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. इस चैप्टर को लेकर हमेशा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इस चैप्टर को लेकर हम इंटीग्रेटेड लेके चलते हैं. हमने इसको क्या किया है, इस चैप्टर को सेपरेट कर दिया है. तो मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द सेकेंड वन इज रशियन रेवोल्यूशन. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था तीन तरह की आइडियोलॉजी, रेडिकल्स, लिबरल एंड कंजर्वेटिव. इन तरह की आइडियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप. भारत या फिर यूरोप के अंदर जो है सोशलिज्म किस तरह से आया. ठीक है, रशिया के अंदर जो सोशलिज्म का जो फैक्ट है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ. प्लस इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कौन सा वो फेज था रशियन रेवोल्यूशन का. रशिया के अंदर रेवोल्यूशन किस तरह से आया, कितने तरह के रेवोल्यूशन थे वहां पर, कौन वहां पर जार निकोलस का था. ठीक है, उसको हम सेकंड फेज में रखेंगे. मैंने इस चैप्टर को दो फेज में डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज है सोशलिज्म इन यूरोप, सेकंड फेज है रशियन रेवोल्यूशन. तो मैं कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है सोशलिज्म इन यूरोप उसको हम कंप्लीट करें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको बाइफरकेट कर दिया है फर्स्ट पार्ट में सोशलिज्म इन यूरोप. बाद में हम करेंगे रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म है वो किस तरह से आया. मैंने आपको बताया था कि सोशलिज्म को समझने से पहले ये तो इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं दो वर्ड में से, सोशल एंड इज्म. देखिए, सोशल हर बच्चे को पता है कि सोशल का मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड. ठीक है, और इज्म क्या है, ये एक तरह की फिलोसफी है. आप इसको एक तरह की आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है, एक तरह की धारणा, विचार भी कह सकते हैं. तो यूरोप के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, सोशलिज्म के ऊपर, सोशल आइडियोलॉजी के ऊपर. इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं जिसने सोशलिज्म को जो है यूरोप के अंदर स्टार्ट किया. देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें 19th सेंचुरी का, ठीक है, 19th सेंचुरी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो 19th सेंचुरी में ये जो आइडिया था इसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया. ये जो आइडिया था, कौन सा आइडिया, सोशलिज्म का, इसको बहुत सारे लोगों ने अट्रैक्ट किया. अब क्यों अट्रैक्ट किया लोगों ने, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सोशलिज्म को लोग की जो आइडिया था उससे लोग इतने ज्यादा प्रभावित क्यों हुए. देखिए, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको, जहां पर मैंने प्रीवियस वीडियो का एंड अप किया था उससे पहले ही मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से जो है यूरोप के अंदर सोशलिज्म आया. देखिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ. यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज बन रही है, सेटअप हो रही है, हम यहाँ पे इसको सेटअप लिख सकते हैं. इंडस्ट्रीज अगर बन रही है तो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत है, वर्कर्स की. अब आप बोलोगे कि मैम इंडस्ट्रीज बन रही हैं, वर्कर्स को काम मिल रहा है, इससे क्या नेगेटिव इंप्रेशन जा सकता है यूरोप के अंदर. देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. इंडस्ट्रीज बनी, उसके अंदर हमने वर्कर्स को रखा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर वर्कर्स को रखा तो जा रहा था लेकिन इसके साथ सर्टेन नेगेटिव पॉइंट्स थे. किस तरह से, उनको वेजेस नहीं मिल रहे थे. ठीक है, प्लस फिक्स आर डिसाइडेड नहीं थे. ठीक है, दूसरी बात, फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी. मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है. ठीक है, फैक्ट्री के अंदर एक रूम है, ये छोटा सा. इस रूम के अंदर जबरदस्ती 1000 लोगों को बिठा के काम कराया जाता था. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेन जड़ थी जिसकी वजह से सोशलिज्म यूरोप के अंदर आया. इंडस्ट्रीज बनी, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए. आप एक बात बताइए, आप किसी फैक्ट्री में काम करें या फिर आप किसी सीईओ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, किस लिए करेंगे, प्रॉफिट,
फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, इस चीज के लिए करेंगे। लेकिन अगर आपको जो फिक्स सैलरी है, जो टेन्योर जो आपको डिसाइड किया है, वही अगर आपको नहीं मिलेगा, आपको फेवरेबल इकोनॉमिक, आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या उस जगह पर काम कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सेम चीजें वर्कर्स के साथ हो रही थी। उनको ना तो सैलरी दी जा रखी थी, ना उनकी सैलरी को कोई सिक्योरिटी थी, प्लस एक फैक्ट्री है, एक रूम है, उस रूम के अंदर जबरदस्ती 100 से 200 वर्कर्स को बिठाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। उनको कोई सैलरी नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा खराब थी। अगर हम बात करें, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी, उनकी हेल्थ के लिए कोई सोचने वाले नहीं था। आप पूरे 24 आवर्स उनसे काम करा रहे हो, आप उनको फिक्स सैलरी नहीं दे रहे हो, आप उनको छुट्टी नहीं दे रहे हो, तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ठीक है, तो ये जो हालत थी, ये जो कंडीशन थी, ये जो नेगेटिव पॉइंट था, ये वर्कर्स का था। अब इससे फायदा किसको हो रहा था? प्रॉफिट कौन अर्न कर रहे थे? वो लोग जो इंडस्ट्रीज के ओनर थे। प्रॉफिट किसको मिल रहा था इससे? प्रॉफिट मिल रहा था जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ओनर थे। वर्कर्स को रखा कम सैलरी में, मन आया सैलरी दे दी, मन आया सैलरी नहीं दी। किसको फायदा हो रहा है? आपके उन लोगों को जिन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है। तो अब आप देखिए, इससे ये जो चीजें थी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की, जो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, ये यूरोप के अंदर ज्यादातर थी। ठीक है, जहां पर भी यूरोप के अंदर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, वहीं पर यही वर्कर्स की सिचुएशन थी। आम आदमी की जो काम करता है उसकी यही सिचुएशन थी। इन चीजों का दो पॉइंट थे इस चीज के। एक देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस इंडस्ट्रीज के लगाने का, प्रोडक्शन का जो फायदा था, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, ठीक है, जो फायदा था, जो प्रॉफिट था, वो किसको हो रहा था? ओनर को। ठीक है, उसके पास पैसे आ रहे थे, उसको फायदा हो रहा था। दूसरा अगर हम बात करें नेगेटिव की, वो किसका नुकसान हो रहा था? वर्कर्स का। किस तरह से उनको नुकसान हो रहा था? सैलरी नहीं मिल रही उनको, फैसिलिटी नहीं मिल रही किसी चीज की, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स आर नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों काम करेंगे हम? ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी यूरोप के अंदर, बहुत सारे सिटीज के अंदर यही कंडीशन थी। अब लोगों के मन में गुस्सा आ गया था। अब लोगों के मन में ये आ गया था कि नहीं, अब वो टाइम आ चुका है कि अब हम चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से यूरोप के कई शहरों में, यूरोप की कई सिटीज के अंदर सोशलिज्म की जो भावना थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो प्रिवलेंट होने लगी, लोगों को अट्रैक्ट होने लगा। जब लोगों ने सुना कि नहीं, इस तरह की भी कोई आइडियोलॉजी है जो सबको साथ लेकर चलती है, जो वर्कर्स को साथ लेकर चलती है, जो वर्कर्स के राइट्स के बारे में सोचती है, कि हम क्यों ना इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करें, हम क्यों ना ऐसे सेक्टर को बनाए जहां पर सबके हितों के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो एक पर्सन, ये जो बात है, फायदा किसको हो रहा है? ओनर को, इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, अब लोग चाहते थे कि ये सब ना हो, फायदा हो कोऑपरेटिव, सबको फायदा हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम फायदा सबको किस तरह से हो सकता है? मैंने आपको बोला कि इस नेगेटिव फेज के बाद में लोगों के मन में जो फीलिंग डेवलप हुई, जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ, वो किसके प्रति हुआ? सोशलिज्म के ऊपर। सोशलिज्म किससे बड़ा बना है? ध्यान से सुनिए, सोशल और इज्म। सोशल का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, सोशल यानी समाज, सोसाइटी। समाज में कब आते हैं? समाज को हम कब कहेंगे? जब बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो सोसाइटी, सोशलिज्म किस चीज की बात कर रहा है? जब बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके चलने की बात कर रही है। तो इसलिए लोगों के मन में ये आइडिया डेवलप हुआ कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर सबको साथ लेकर चलने की बात करी है, जहां पर सब वर्कर्स के राइट्स के बारे में सोचा जाएगा। तो ये वो फेज था जिसकी वजह से यूरोप के अंदर सोशलिज्म आया। ठीक है, तो आई होप कि जो फेज है कि सोशलिज्म यूरोप के अंदर किस तरह से आया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो सोशलिज्म यूरोप है, ठीक है, इस टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे फिलोसफर भी थे, ठीक है, जिन्होंने इस आइडिया को एम्फेसाइज किया। मैंने इसकी बुक, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर टोटल 4 फिलोसफर हैं। मैंने दो करके उनको बाइफरकेट किया है, दो करके उनको डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कौन कौन से फिलोसफर हैं, रॉबर्ट है, ठीक है, लुइस है, कार्ल मार्क्स है एंड फ्रेडरिक एंजल है। तो मैंने इन दोनों फिलोसफर को, इन चारों फिलोसफर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। हम दो करके उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट लुइस की एंड फ्रेडरिक की। ठीक है, रॉबर्ट की एंड लुइस की बात करेंगे। जो हमारे 2 फिलोसफर हैं जिनके बारे में भी मैं बात करनी है, द वन इज रॉबर्ट एंड द अदर वन इज लुइस। इनके बारे में हम जो है बात करेंगे। अगर हम रॉबर्ट का हम टेन्योर बात करेंगे, इनका फेज कौन कौन से टाइम का था, तो 1771 से लेकर 1785 तक।
ये इनका टेन्योर था, ये इनका पीरियड था। ठीक है, लुईस के पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 1813 टू 1882 ये है लुईस का। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने देखिए टोटल 4 फिलोसफर थे जिन्होंने सोशलिज्म के आइडिया को जो है डेवलप करने में लोगों की मदद करी। ठीक है, जिनके आइडिया से लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। एक एग्जांपल समझिए, मैंने आपको कहा कि सोशलिज्म यूरोप के अंदर डेवलप होने लगा, लोगों के मन में फीलिंग अट्रैक्ट हुई टुवर्ड्स द सोशलिज्म। किस तरह से अट्रैक्ट हुई? किसी फिलोसफर के द्वारा हुई होगी, तो वही ये फिलोसफर्स है। ये 4 फिलोसफर हैं टोटल, डिवाइड कर दिया हमने इनको 2 पार्ट्स में। पहले रॉबर्ट लुईस के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रेडरिक एंड मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपकी रॉबर्ट की और लुईस की, ठीक है, इनका मैंने टेन्योर लिख दिया। अब हम बात करते हैं इन लोगों ने किस तरह से अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट किया। तो जो रॉबर्ट्स थे वो किस चीज की बात करते थे? रॉबर्ट्स बात करते थे कोऑपरेटिव की, कि सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं, सबके राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। ये जो है ये हैं आपके वर्कर्स। ठीक है, इन वर्कर्स को थोड़ा सा राइट्स दे रखे हैं, ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसकी बात करी रॉबर्ट्स ने कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे। ये जो कंसेप्ट था पहले कि सिर्फ एक फैक्ट्रीज का सिर्फ एक ओनर होगा, उस ओनर के अंदर सेवरल वर्कर्स काम करेंगे। इंडस्ट्री का जो ओनर होगा उसके पास में प्रॉफिट आएगा, वो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करेगा। इन सारी बातों से रॉबर्ट्स ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, वर्कर्स को राइट्स देना चाहिए, वर्कर्स को रेगुलेशन देनी चाहिए, वर्कर्स के पास में कुछ अधिकार होने चाहिए, और जो मुनाफा है वो इक्वली वर्कर्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए। ये व्यूज थे रॉबर्ट्स के। इन्हीं व्यूज को थोड़ा सा और जो आइडेंटिफाई किया आपके लुईस ने। तो लुईस ने क्या कहा कि अगर हम चाहते हैं कि वर्कर के पास में राइट्स हो, मैंने आपको कहा कि वर्कर के पास में राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बना सके। तो वर्कर्स अपने लिए राइट्स रेगुलेशन किस तरह से बनाएगा? जब उसके पास में सपोर्ट होगा, किसका? गवर्नमेंट का। तो इन्होंने ये बोला, जो लुईस थे, इन्होंने बोला कि इस चीज में अगर इन्होंने लुईस को बोला कि आप जो चाहते हो कि वर्कर्स अपने लिए खुद के अधिकार बनाएं, खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? हम इस चीज में, इस काम में किसकी मदद ले सकते हैं? गवर्नमेंट की। तो इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 व्यूज थे आपके रॉबर्ट्स और लुईस के बारे में। ठीक है, जो रॉबर्ट्स थे वो और लुईस थे, ये किस चीज को नकारते थे? देखिए, मान लीजिए फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर एक पर्सन है, एक ओनर, उसने बहुत सारे 25 वर्कर्स रखे हैं, इनको काम देता है, इनसे जो मुनाफा आता है वो सारा इसके पास जाता है। रॉबर्ट्स ने बोला कि ये नहीं चलेगा, इन 25 लोगों के पास में राइट्स होने चाहिए, जो प्रॉफिट है वो इन लोगों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, जहां समाज के अंदर वर्कर्स को इक्वली बेनिफिट होगा, इक्वली फायदा होगा, अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। रॉबर्ट्स के व्यूज। लुईस ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बने तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इफ यू टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दी वर्कर्स। ठीक है, सो दिस वाज द मेन फिलोसफी ऑफ रॉबर्ट्स एंड लुईस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक एंजल्स एंड मार्क्स। ठीक है, तो आई होप इन दोनों फिलोसफर की जो आइडियोलॉजी है वो आपको समझ में आ गई होगी। जो आगे हमें बात करनी है वो हम आगे बात करेंगे, आपकी 2 और फिलोसफर हैं हमारे। ठीक है, एक है आपका कार्ल मार्क्स और एंजल। ठीक है, फ्रेडरिक, इनका नाम फ्रेडरिक एंजल्स है और कार्ल मार्क्स। ठीक है, 2 फिलोसफर हैं, दोनों की एक साथ मुलाकात होती है। ठीक, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर दोनों मीटिंग करते हैं। यही इंग्लैंड के अंदर दोनों एक साथ मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, एक दूसरे से सामना होता है दोनों का। ठीक है, और ये दोनों किस चीज के ऊपर बात करते हैं? ये दोनों किस चीज के ऊपर बोलते हैं? ये दोनों किस चीज के अगेंस्ट होते हैं? ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। अब आप बोलोगे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है? कैपिटलिस्ट सिस्टम जहां पर किसी इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, उसको नकारते हैं। फ्रेडरिक एंजल एंड कार्ल मार्क्स दोनों एक साथ किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि ये समाज के अंदर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटल सिस्टम, एक इंडिविजुअल ओनर को प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ फैक्ट्री के मालिक को फायदा हो रहा है, उस धारणा को, उस विचार को, उस आइडियोलॉजी को, इस फिलोसफी को नकारते हैं, एकदम बाइकआउट करते हैं।
किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, किस चीज के ऊपर सपोर्ट करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि वर्कर्स को भी जरूरत है, वर्कर्स को चाहिए कि वो फ्री हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लुइस के बारे में और मैंने आपको बताया था रॉबर्ट्स के बारे में। रॉबर्ट और लुइस ने क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। एक मिनट अभी समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, रॉबर्ट लुइस ने क्या बोला, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, हम उनको राइट्स प्रोवाइड देंगे। लुइस ने बोला गवर्नमेंट का हेल्प ले लो राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, स्पेशली कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, जी नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री कर दीजिए वर्कर्स को फ्री कर दीजिए, वो अपने आप में सब चीजें डिसाइड करेंगे। क्यों ले रहे हैं आप गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट की हेल्प मत लीजिए, वर्कर्स को फ्री कर दीजिए। हमें किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। एक एक करके चीजों को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है वो कौन सा आइडिया है, दैट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है दैट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स जो हैं उनको फ्री कर दीजिए, दे रिक्वायर टू फ्री देमसेल्फ, उनको फ्री कर दीजिए। ठीक है, उनको फ्री कर दीजिए। किसके व्यूज हैं, कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कम्युनिस्ट क्या बोल रहे हैं, वर्कर्स को फ्री कर दीजिए। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वी डो नॉट नीड एनी हेल्प ऑफ एनी गवर्नमेंट टू फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्कर्स, जस्ट फ्री देम। वर्कर्स को फ्री कर दीजिए, सिर्फ फ्री कर दीजिए। वी डोंट एनी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्कर्स, वी जस्ट वांट फ्री देम सर, वी जस्ट फ्री देम, जस्ट फ्री कर दीजिए। दिस इज द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने बोला आप इनको फ्री कर दीजिए, अपने आप रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करेंगे, अपने आप सारी चीजें बात करेंगे। सो क्लास ये थे आपकी किस तरह से यूरोप के अंदर जो है सोशलिज्म आया। ठीक है, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। जो नेक्स्ट फेज है दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन कैसे आया। मैं क्लास फिर बता देती हूँ आपको, मैंने ये जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसको मैंने बाइफरकेट किया, डिवाइड किया दो पार्ट्स में। फर्स्ट फेज मैंने रखा सोशलिज्म और दूसरा फेज मैंने रखा रशियन रेवोल्यूशन का। तो जो दूसरा फेज है, जो दूसरी मेरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, और आपको जानने को मदद मिलेगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको इन्हीं पॉइंट से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको इन्हीं चीज से समझ में आ जाएगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन, उसके कॉजेस, जार निकोलस कौन था, उसके बाद में आने वाला लीडर कौन था। ठीक है, इसके अंदर दो फिलोसफर के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से कार्ल मार्क्स के आइडिया आएंगे रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। व्लादिमीर लेनिन कौन था, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से एस्टैब्लिश हुई, उनके व्यूज क्या थे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। I hope you will like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel to all your friends. ठीक है, to all your non person जो भी 9th standard में पढ़ते हैं. It will give me motivation to make more videos. I hope you will subscribe this channel. Till then, thank you so much.